अब करते हैं शुरुआत 1 मिनट एक खबर के साथ। अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए मिशन एयरलिफ्ट लगातार जारी है। आज 290 लोगों को वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान भारत ला सकता है। पहले फेज में 148 भारतीयों को लेकर आया था विमान। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान आज भारत पहुंच सकता है। विमान से 290 लोग भारत आ सकते हैं, जिनमें से 220 भारतीय और 70 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ सिख भी शामिल हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ये दूसरा एयरलिफ्ट है। पहले एयरलिफ्ट में 148 भारतीयों को लाया गया था। वहीं दूसरी तरफ तालिबान से बातचीत पर न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान से भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। अभी हमारा पूरा ध्यान वहां अपने नागरिकों की सुरक्षा पर है। At the moment, we are, like everybody else, very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. इस बीच भारत में पश्चिमी देशों के दूतावासों पर वीजा के लिए अफगानियों की भीड़ बढ़ रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों पर आज भी लंबी कतारें लगी। भारत ने अफगानिस्तान की हालात पर चिंता जताई है। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बिना चीन का नाम लिए उन पर दोहरा रवैया अपनाने की बात का जिक्र किया गया। सुनिए इस रिपोर्ट। भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि दुनिया में आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. विदेश मंत्री ने भारत और अफगानिस्तान में लश्कर और ISIS के बढ़ते खतरे पर ध्यान खींचा और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, कुछ देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. अफगानिस्तान में राष्ट्रीय झंडे को लेकर तालिबान के साथ चल रहा हंगामा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबानियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अफगान झंडे के साथ लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद शुरुआत में अफगानी जनता भले ही डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब विरोध में आवाज उठने लगी है। तालिबान के खिलाफ विरोध अब अफगानिस्तान के कई शहरों में फैल गया है, जिसमें अफगानिस्तान के कई शहर शामिल होते जा रहे हैं। हालांकि लोगों को समझाने के लिए तालिबान इमामों की मदद भी लेने की कोशिश कर रहा है। तालिबान विरोधी अफगान कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम के भी पंजशीर घाटी पहुंचने की खबर है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद भी तालिबान विरोधी ताकतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पंजशीर घाटी में ही तालिबान विरोधी मोर्चा बनाने का तेजी से काम जारी है। अफगानिस्तान में कई जगह हमारा झंडा हमारी पहचान के नारे लगाए जा रहे हैं। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में अफगानिस्तान का झंडा है और प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधी हुई है। आज शुक्रवार को नमाज के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध बढ़ सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में भी तालिबानियों का कब्जा हो गया। तालिबानी पूर्व खिलाड़ी के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में AK-47 के साथ नजर आए हैं। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका असर अफगानी क्रिकेट बोर्ड पर भी पड़ा है। बीते 20 साल में अफगानी क्रिकेट ने कामयाबी की जो इबारत लिखी, वो हर किसी के लिए एक मिसाल है। लेकिन तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के आने के बाद एक बार फिर से अफगानी क्रिकेट के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में गुरुवार को तालिबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काबुल में मौजूद दफ्तर तक पहुंच गए। इस दौरान तालिबानियों के साथ अफगानिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अब्दुल्ला मजारी भी शामिल थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में पहुंचे तालिबानियों की एक तस्वीर भी सामने आई है, जो तेजी से वायरल हो रही है।
इस तस्वीर में AK-47 से लैस तालिबानी आतंकी ACB के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे नजर आ रहे हैं। आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनीकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी श्री पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखेंगे। अहिल्याबाई होलकर भवन पुराने सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मुख्य मंदिर की विपरीत दिशा में मौजूद है। इसके नवीनीकरण पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। 1 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन पैदल पथ के निर्माण पर करीब 47 करोड़ रुपए की लागत आई है। सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र सोमनाथ मंदिर परिसर में मौजूद पर्यटक सुविधा केंद्र के पास बना है। इस प्रदर्शनी केंद्र में पुराने सोमनाथ मंदिर के अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। सोमनाथ में होने वाले कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस दौरान सभागार में मौजूद रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 3.5 घंटे तक मंथन रहा जारी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके मद्देनजर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। बैठक में यूपी चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई दूसरे राज्यों के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बेहद गंभीरता बरत रही है। ऐसे में बीजेपी संगठन स्तर पर लगातार बैठकें कर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सीएम योगी ने गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए कई घोषणाएं की। सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 28% की बढ़ोतरी करने, भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने की भी घोषणा की है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए आज सोनिया गांधी बैठक करने वाली है, जिसमें शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने और साझा रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन जैसे बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसमें सभी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। हफ्ते भर पहले खत्म हुए मॉनसून सत्र के दौरान भी सरकार की घेरेबंदी में विपक्षी दल एकजुट नजर आए थे। आज होने वाली बैठक में आगे की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों के बड़े नेता चर्चा करेंगे। आज की बैठक में मॉनसून सत्र, कथित पेगासस जासूसी कांड, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन से लेकर अफगानिस्तान के हालात तक पर चर्चा हो सकती है। सोनिया गांधी की आज होने वाली बैठक के लिए किस किस विपक्षी पार्टी को न्योता भेजा गया है, अभी ये साफ नहीं है, लेकिन 15 छोटी बड़ी पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इस बीच ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी है। अब ये बिल कानून की शक्ल ले चुका है। मॉनसून सेशन के आखिरी समय में ओबीसी संशोधन बिल को पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पारित करवाया गया था। ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी है। अब ये बिल कानून बन चुका है। मॉनसून सत्र के आखिरी समय में ओबीसी संशोधन बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पारित करवाया गया। इस बिल को पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन दिया था। किसी भी दल ने ओबीसी संशोधन बिल का विरोध नहीं किया। बिल के कानून बनने के बाद अब राज्य खुद से ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े थे। लोकसभा में बिल के समर्थन में 385 वोट पड़े थे और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा था। संसद में ओबीसी बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ओबीसी संशोधन बिल 2021 का दोनों सदनों में पास होना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार
राज्यों को दे दिया गया है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति ना छूटे, कोई वर्ग ना छूटे। रेल यात्रियों की परेशानी जानने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पैसेंजर ट्रेन में सफर तय किया और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ट्रेन का निरीक्षण किया बल्कि ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से बातचीत करते भी वो नजर आए। एक रिपोर्ट। हीराकुंड एक्सप्रेस में यात्री उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अपने सामने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यात्रा करते और लोगों से बातचीत करते हुए देखा। दरअसल ओडिशा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत पुरी से की और इस दौरान जगह जगह पर रुककर वे लोगों का अभिवादन करते और उनसे बातचीत करते नजर आए। वहीं इन सब के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और वहां के हालातों का जायजा लिया। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अचानक ही एक ट्रेन में सवार हो गए और सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत करने लगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर से रायगढ़ तक की यात्रा की। इस दौरान यात्रियों ने उन्हें अपनी परेशानियां भी बताई। बहुत अच्छा लगा। ये सो नाइस, सच ए नाइस पर्सन। बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है, इतना पोलाइटली बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। ही एनकरेजेस अ लॉट। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के देवसर इलाके में अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हत्या पर अपने दुख को जताया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और राजनीतिक पार्टी के नेता की हत्या कर दी है। अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन को कुलगाम के देवसर में आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। घायल गुलाम हसन को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। गुलाम हसन की हत्या पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, दक्षिण कश्मीर के देवसर इलाके में गुलाम हसन लोन की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आतंकी संगठनों के निशाने पर आए मुख्य धारा के राजनेताओं को निशाना बनाने का ये चलन नया और बहुत चिंताजनक है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर हत्या को दुर्भाग्यवश बताया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, ऐसा लगता है कि कश्मीर में राजनीतिक हत्याएं नहीं रुकेंगी। मैं अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन की हत्या की निंदा करती हूं। उनके साथ मेरी गहरी संवेदना है। 9 अगस्त को लश्कर आतंकियों ने अनंतनाग जिले में बीजेपी सरपंच के घर में घुसकर हत्या कर दी थी। गुरुवार को अमेरिकी संसद भवन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाके के पास में एक बम होने की सूचना सामने आई। अमेरिकी संसद भवन के पास मौजूद लाइब्रेरी के बाहर खड़े ट्रक में विस्फोटक मिलने की आशंका के बाद सुरक्षा बल अचानक से हरकत में आ गए, जिसके बाद आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया। एक रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में अमेरिकी संसद भवन की लाइब्रेरी के बाहर गुरुवार को एक पिकअप ट्रक में विस्फोटक होने की आशंका को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। अमेरिकी संसद भवन के आसपास की इमारतों को खाली कराया गया है। अमेरिकी संसद भवन की पुलिस ने कहा कि अधिकारी संसद की लाइब्रेरी के पास संदिग्ध वाहन की जांच कर रहे हैं। ये इमारत संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि घटनास्थल की जांच से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उपकरण एक विस्फोटक था और क्या ट्रक में मौजूद व्यक्ति के पास डेटोनेटर था। वहीं फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किए गए एक वीडियो में एक व्यक्ति को लाइब्रेरी की तरह दिखने वाले फुटपाथ पर खड़े ट्रक के अंदर बोलते हुए दिखाया गया है। पुलिस की गाड़ियों और बैरिकेड्स से इलाके को बंद कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह हालात पर निगरानी बनाए हुए है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट समेत आसपास की कई इमारतों को खाली करा लिया गया है। मेडिसन दफ्तर की इमारत में लोगों से कहा गया है कि वे अपने कार्यालयों में खुद को रोक कर रखें। पास के एक मेट्रो स्टेशन को भी बंद कराया गया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.